कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 12 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का मतलब होता है रुकना या फिर ठहरना। तो जब हम बात करते हैं तो कई बार हम बीच में रुकते हैं, फिर बोलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर बोलते हैं। तो जो ये लिखित रूप में इस रुकने को विराम चिन्ह कहा जाता है। जहाँ पर हमें रुकना है वहाँ पर चिन्ह अंकित किए जाते हैं। हमारा वाक्य पूरा हो गया तो हम वाक्य के पूर्ण होने पर चिन्ह लगाते हैं, जिसे हम पूर्ण विराम या खड़ी पाई कहते हैं। तो यही चिन्ह जो होते हैं ये विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। बोलते समय जब हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करते हैं तब बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं। वास्तव में यही रुकना या फिर आराम करना या विराम कहलाता है। भाषा को बोलते और लिखते समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बीच में हमें रुकना पड़ जाता है। लिखते समय रुकने के स्थान पर हम कुछ चिन्ह लगाते हैं। जब हम रुक जाते हैं तो हम थोड़े से कोई निशान या चिन्ह लगा देते हैं। उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। व्याकरण की दृष्टि से यदि इसे परिभाषित किया जाए तो भाषा में भाव अथवा अर्थ को स्पष्टता के लिए अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं वे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुछ विराम चिन्ह होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम, जिसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण के बाद में इस तरीके से किया जाता है। अल्प विराम, थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग इस तरीके से लगाकर किया जाता है। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसका प्रयोग प्रश्न सूचक होता है तब वाक्य के पीछे लगाया जाता है। चौथा है विस्मय बोधक चिन्ह, जो वाक्य से बीच में कुछ संबोधन के समय यह चिन्ह लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। छठा है योजक चिन्ह, जो शब्दों को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह, एक हरे उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह, दो उद्धरण चिन्ह होते हैं। तथा लाघव चिन्ह, जो इस तरीके से संक्षिप्तीकरण में काम में आता है। यानी हम इस पाठ में 7 तरह के विराम चिन्हों को पढ़ेंगे, जानेंगे। आइए पहला हमारा पूर्ण विराम को पढ़ते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरा विराम, यानी पूरा रुक जाना। किसी वाक्य की समाप्ति के बाद में हम पूर्ण विराम चिन्ह यानी खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा और विराम का अर्थ है रुकना, यानी पूरा रुको। जब लिखते समय हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, यानी पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। जैसे कि राम ने खाना खा लिया है, तो है के बाद में हमें पूर्ण विराम लगा दिया क्योंकि यहाँ पर वाक्य हमारा समाप्त हो गया है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मीरा खाना खा चुकी है, इसके उदाहरण है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। जहां पर हमें थोड़ा रुकना होता है वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम, सोहन, गीता और सीता खेल रहे हैं, तो इन नामों के बीच में हम बीच में रुके, इन नामों के बीच में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। अल्प का अर्थ है थोड़ा और विराम का अर्थ है रुकना, यानी थोड़ा रुकना अल्प विराम कहलाता है। कि लिखते समय अगर बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़े तो वहां अल्प विराम का चिन्ह जो कि इस तरीके से लगाया जाता है वह लगाया जाता है। जैसे कि विभा, शुभ्रा, स्मिता और चारू मेला देखने गई, तो यहाँ पर विभा के बाद में हम थोड़े रुके इसलिए अल्प विराम, शुभ्रा के बाद में थोड़े रुके इसलिए अल्प विराम, यानी थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। बालकों शोर मत करो, बालकों यहाँ पर रुको और शोर मत करो। अब हमारा तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग
प्रश्न सूचक शब्दों के अंत में किया जाता है। जैसे कि वह कौन है, तुम कहाँ गए थे, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, आपके पास कितने पेन हैं, आदि इसके उदाहरण है। चौथा है विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग अपनी हर्ष, दुख, घृणा, नफरत, शोक आदि को प्रकट करने में किया जाता है। जैसे कि हाय राम, तो हाय राम के बाद में हमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयबोधक का अर्थ है विस्मय के अलग अलग भावों की जानकारी देने वाला। जिन वाक्यों को लिखते समय उनमें विस्मय के अलग अलग भाव जैसे कि शोक, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि का हमें पता चलता है, वहां विस्मयबोधक चिन्ह जो कि इस तरीके से लगाया जाता है उसे हम लगाते हैं। जैसे कि वाह, वहां के बाद में हमने विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है क्योंकि यह वहां विस्मयबोधक चिन्ह है। वह विस्मयता को यानी कोई भाव को दर्शा रहा है। वाह, हम मैच जीत गए। छी, कितनी गंदगी है। अरे, आप कब आए, इसके उदाहरण है। अगला है पांचवा हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जैसे आना जाना, गाना वाना, ये योजक चिन्ह के साथ में जुड़े हुए हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। योजक का चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे राम रात दिन मेहनत कर रहा है, तो रात और दिन के बीच में योजक चिन्ह लगाया गया रात दिन को जोड़ने के लिए। दूसरा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, इनके बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया इन चारों को आपस में जोड़ने के लिए। यानी योजक चिन्हों का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह तथा दोहरे उद्धरण चिन्ह। पहला है इकहरे उद्धरण चिन्ह। वाक्य में पुस्तक, समाचार पत्र के लेखक के उपनाम, लेख के शीर्षक आदि के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर नाम लिखा जाता है। जैसे सूर्य प्रकाश त्रिपाठी का निराला, हिंदी के महान कवि हैं। अब है हमारा दोहरे उद्धरण चिन्ह। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी की बात को हूबहू एकदम एज इट इज लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर उस बात को एज इट इज लिखा जाता है। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पर तुम से शुरू होगा ये दोहरा उद्धरण चिन्ह और मैं तुम्हें आजादी दूंगा पर समाप्त होगा। यहाँ अपनी हूबहू अपनी बात को लिखा जाना दोहरे उद्धरण चिन्ह का काम है। व्यक्ति के कथन को जब उसी के शब्दों में लिखना हो तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी ने कहा था, खूब मन लगाकर पढ़ो, तो यहाँ पर खूब मन लगाकर पढ़ो को उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा गया है। सातवां है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह संक्षिप्तता का कार्य करता है, यानी किसी वाक्य को, किसी शब्द को छोटा करना। जैसे कि डॉक्टर को डॉ लिखकर पीछे लाघव चिन्ह इस तरीके का चिन्ह लगा दिया जाता है। पंडित में प लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ताकि लोग समझ जाएंगे पंडित। आइए पढ़ते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे पंडित के लिए प, डॉक्टर के लिए डॉ आदि इसके उदाहरण हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भारत के महान वैज्ञानिक थे। यहाँ पर हमने देखा पंडित के बाद में लाघव चिन्ह और डॉ के बाद में लाघव चिन्ह को लगाया गया, यानी इन दोनों शब्दों का संक्षिप्तीकरण के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 5 के महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। पहला, लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह में इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह तथा लाघव चिन्ह। 7 चिन्हों को हमने इस पाठ में पढ़ा। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला, दिए गए वाक्यों में रंगीन किए गए विराम चिन्हों के उचित नाम पर सही चिन्ह लगाएं। राम खाना खा रहा है, यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया है या अल्प विराम का, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। ख, छी, कितनी बदबू आ रही है, यहाँ प्रश्नवाचक या विस्मयाबोधक, तो रंगीन चिन्ह यहाँ पर विस्मयाबोधक का है। ग, किशन दिन रात मेहनत कर रहा है, रंगीन चिन्ह किसका है? दिन रात में, तो योजक चिन्ह है वह। घ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उद्धरण चिन्ह है या लाघव चिन्ह? उद्धरण चिन्ह होता है जो बात को एज इट इज लिखा जाता है, लाघव चिन्ह संक्षिप्तता में, तो ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। ड, वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी थी, इकहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह? यह इकहरा उद्धरण चिन्ह है। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, प्रश्न पूछने पर ये चिन्ह लगेगा या फिर ये चिन्ह। ख, वाक्य पूरा होने पर ये चिन्ह या फिर ये पूर्ण विराम। ग, शब्द युग्मों के बीच में योगचक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह। घ, कम समय तक रुकने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगे। प्रश्न तीसरा, दिए गए अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके उसे दोबारा लिखें। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर खड़ी पाई। उन्होंने ईमानदारी ईमानदारी और देश प्रेम के बीच में अल्प विराम और साहस की भावना कूट कूट कर भरी थी, पूर्ण विराम। उन्होंने किसानों, मजदूरों, अल्प विराम और सैनिकों को बहुत सम्मान दिया। उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान। यहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। बताओ उनका जन्म कब हुआ था? प्रश्नवाचक। प्रश्न चौथा है, उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्यों को दोबारा लिखें। महात्मा गांधी जी सत्य के पुजारी थे। थे के बाद में पूर्ण विराम। ख, अरे तुम जा रहे हो?
ग, चार वेद है, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन सभी के बीच में अर्थवेद। ग, विद्याधन अनमोल है, खर्च करने से बढ़ता है, खर्च करने से बढ़ता है। तो इस तरीके से हमने हमारे विराम चिन्हों को जाना। विराम चिन्ह कब और कैसे प्रयोग में लाते हैं ये हमने समझा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।